नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीर यादव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु, रेखा, रेखाखंड, त्रिभुज, चतुर्भुज, इनके बारे में जानेंगे। बिंदु, कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा, चिन्ह उतना ही छोटा होगा। लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। बिंदु के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे प्रकार का सिरा, पेंसिल के नुकीला सिरा, सुई का नुकीला सिरा। जब इनको कहीं कागज पर रखेंगे तो एक जो चिन्ह बनता है वो बिंदु कहलाता है। यदि आप किसी कागज को मान लीजिए 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको इसमें भेद बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD इत्यादि से व्यक्त करते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु। निसंदेह बहुत छोटे होने चाहिए। ये प्रयास कीजिए। ये रेखाखंड के बारे में देखिए। बिंदु तो समझ में आ गया, जो कि नुकीला एक बहुत ही पतला पेन को अगर रख दिया जाए और उसे बिना इधर उधर चलाए उठा लिया जाए तो वह बिंदु कहलाता है। रेखाखंड देखिए। रेखाखंड, रेखा का एक खंड। एक कागज को मोड़िए, फिर उसे खोलिए। क्या आपको कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है? इसमें एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। इसमें 2 अंत बिंदु A और B, एक पतला धागा लीजिए। इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़िए ताकि धागे में कोई ढीला न रहे। यह एक रेखाखंड निरूपित करता है। हाथों से पकड़े गए सिरों पर इस रेखाखंड का अंत बिंदु देखिए। देखिए, ये कागज था, इसको हमने मोड़ा तो जो मोड़ आया वो ये आया, तो यही रेखाखंड है। ये देखिए, धागा लिया गया है। रेखाखंड है। रेखाखंड कुछ और उदाहरण देखिए। एक किताब का किनारा जो है, ट्यूबलाइट है, पोस्ट कार्ड है। आपके आसपास रेखाखंडों को कुछ और उदाहरण देने का प्रयत्न कीजिए, बहुत उदाहरण मिलेंगे। एक कागज पर 2 बिंदु A B अंकित कीजिए, जैसे ये और ये A B अंकित है। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव रास्तों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। एक इधर रास्ते से जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, एक ये टेढ़ा मेढ़ा करके जोड़ा है। A से B तक सबसे छोटा रास्ता क्या है? बीच वाला सबसे छोटा रास्ता है। A और B को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता, जो संलग्न आकृति 4.1 में दर्शाया गया है, एक रेखाखंड है। इसे रेखाखंड को AB लिख करके ऊपर ऐसे कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि ये एक रेखाखंड है। अगर कहीं ऐसे लिखा मिलेगा तो उस रेखाखंड का संकेत रहेगा रेखा AB, रेखा BA से व्यक्त किया जाता है। बिंदु A और B एक रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। इसमें देखिए, संलग्न आकृति में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। AB रेखाखंड और AC रेखाखंड है। अब ये देखिए, रेखाखंड, एक रेखा, रेखा क्या होती है? वो रेखाखंड था। और रेखा के बारे में जानते हैं। कल्पना कीजिए कि A से B तक के रेखाखंड को A से आगे एक दिशा में और B
बी से आगे किसी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो आकृति आपको एक लाइन बनती है। जैसे ये ए है और ये बी है, इस बिंदु से ये शुरू हुआ है, यहाँ बिंदु अगर ये दिखा दिया कि ये रेखाखंड अंत हो गया तो रेखाखंड रहा। अगर इसको आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें तो इससे ये पता चलता है कि ये रेखा आगे भी जा रही है, तो ये रेखा बन जाती है। अगर इन चिन्हों को हटा दिया जाए, जैसे ये हो गया, तो ये रेखाखंड का संकेत है कि ये एंड हो गया इसका यहाँ पे। तो रेखाखंड और रेखा में अंतर। क्या आप सोचते हैं कि आप कागज पर पूरी रेखा खींच सकते हैं? नहीं। क्यों? दो बिंदु ए बी को लेकर जाने वाली रेखा को ए बी से इसके निरूपित करते हैं। ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है, इनका कोई विस्तार का कोई निश्चित रेखाखंड की तरह बिंदु नहीं होता है। इनके बारे में सोचिए। रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। हम कह सकते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित करते हैं। जैसे ये रेखा है पी और क्यू, संलग्न आकृति पी और क्यू की है, जो कभी कभी एक रेखा को एल, स्मॉल एल अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं संलग्न आकृति 4.4 को देखिए। इसमें दो रेखाएं स्मॉल L1 L2 दर्शाई गई हैं। ये दोनों रेखाएं बिंदु P से होकर जाती हैं। हम कह सकते हैं कि L1 L2 बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। जैसे ये दिखाया गया है, तो इनमें जो P काट रहा है ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के कुछ उदाहरण निम्न हैं। आपकी अभ्यास पुस्तिका के दो संलग्न किनारे, जैसे हमारी किताब होती है तो उनके जो किनारे होते हैं ये प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला जो X होती है उसका जो बीच में चिन्ह होता है प्रतिच्छेदी होता है। सड़कें जो चौराहे पर होती हैं वो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म के कुछ और उदाहरण ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। और एक कागज लीजिए, इसको मोड़िए और जो आपस में रेखाएं काटेंगी वो उनका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। आगे देखते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, आइए आकृति 4.6 को देखिए। इमेज को देखते हैं। इसके ऊपरी सिरा ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ये जो है सपाट है। क्या आप कुछ रेखाखंड और बिंदु को देख पा रहे हैं? क्या यहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? हाँ, ए बी बी सी बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। कौन सी ए पर प्रतिच्छेद करती हैं और कौन सी सी पर, ये भी आप नाम देख सकते हैं इनसे। जैसे ए बी बी सी बी पर हैं, ए बी और बी सी ये बी पर हैं, तो ये रेखाएं इसकी आसन्न भुजाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसकी यहाँ प्रतिच्छेद करेंगी। क्या ए बी ए डी परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं? क्या ए डी और बी सी परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं? आपने देखा कि मेज के ऊपरी पृष्ठ पर कुछ रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं नहीं करती हैं, उन्हें कितना भी बढ़ाया जाए। कुछ रेखाएं जैसे ए डी और बी सी हैं। ए डी और बी सी ऐसी रेखाएं जो कि मेज पर हैं, लेकिन ए डी, ये ए डी और बी सी, ये ए डी है, ये बी सी है। ये ऐसी रेखाएं हैं जो कि परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो ए बी और बी सी ऐसी रेखाएं एक युग्म बनाती हैं। मेज के ऊपरी किनारे पर क्या आप रेखा कोई ऐसा है जो कहीं नहीं मिलती हो, बता सकते हैं?
ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखा की, जो एक दूसरे को काट जाती हैं वो समांतर रेखा नहीं होती हैं, और जो नहीं काटती एक दूसरे को, जैसे रेल की पटरियाँ, रेल की पटरी कितना भी आगे बढ़ाओ कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ये समांतर होती हैं। आप समांतर रेखाओं को और कहाँ देख सकते हो, 10 उदाहरण देने का प्रयत्न कीजिए। ये उदाहरण दिखाए गए हैं। जैसे हमारे पास स्केल होता है जिससे हम काम करते हैं, ज्यामितीय रेखाएं खींचते हैं, रेल की पटरी, खिड़की की सलाखें जो होती हैं वो भी समांतर होती हैं। अब किरणों के बारे में देखते हैं। किरणें किरण के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। देखिए, एक लाइट हाउस में निकली हुई प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश है, ये टॉर्च की प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें हैं। किरण रेखा एक ऐसा भाग है, यह एक बिंदु से आरंभ होती हैं और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती हैं। यहाँ दाईं ओर किरण की दी हुई आकृति को देखिए और किरण पर 2 बिंदु दर्शाए गए हैं। ये वाली दाईं आकृति को देखिए, दर्शाए गए बिंदु ये हैं। ए जो प्रारंभिक बिंदु है, बी जो किरणों का एक अन्य बिंदु है। इसमें आकृति ये वाली जो है, ये वाली किरण है एक, ए इसका प्रारंभिक बिंदु, पी इसका अन्य बिंदु है। हम इसे ए पी से व्यक्त करते हैं, ऊपर किरण लगा करके, किरण का संकेत लिख करके। सोचिए और लिखिए, यदि पी की कोई किरण हो तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, बिंदु क्यू किरण कहाँ पर स्थित होगा। क्या हम कह सकते हैं कि क्यू एक किरण का आरंभ बिंदु है? सामने दी गई आकृति को किरणों के नाम लिखिए। क्या टी इन सभी बिंदु का आरंभ बिंदु है? संलग्न आकृति 4.9 में एक किरण ओ ए है, ओ से आरंभ होती है और ए से होकर जाती है। यह किरण बी से होकर भी जाती है, ए से होकर जा रही है, बी से भी होकर जा रही है। क्या आप इसे ओ बी, किरण ओ बी भी कह सकते हैं? क्यों? यहाँ किरण ओ ए और किरण ओ बी एक ही किरण को दर्शाते हैं। क्या आप किरण ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं? क्यों या क्यों नहीं? 5 किरण खींचे, उनके नाम लिखिए। नीचे 2 प्रश्नावली दी गई है, ऊपर बताए गए नियमों के आधार पर ही है। आगे देखिए, वक्र किसे कहते हैं? वक्र, कर्व। क्या आपने कभी कागज या पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची हैं? ऐसा करने पर जो आकृति बनती है उसे वक्र कहते हैं। इनमें से कुछ आकृतियों को आप कागज पर बिना पेंसिल उठाए और रूलर की सहायता से बना सकते हैं। ये सभी आकृतियाँ वक्र होती हैं। आम भाषा में वक्र का अर्थ सीधा नहीं, गणित में वक्र सीधा भी हो सकता है, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, ऊपर दर्शाई गई आकृति ये भी वक्र मानी जाती है, एक सीधा वक्र है ये। आगे देखिए, ये वक्र है, खुला वक्र, ये बंद वक्र है, ये एक दूसरे को काटता हुआ ये भी बंद वक्र है, एक सीधी रेखा वक्र है, ये भी वक्र है, ये वक्र, ये सभी वक्र रेखाएं हैं। 5 सरल वक्र बनाइए और उनके नाम लिखिए।
एक आकृति में स्थितियां देखिए। एक जैसे कोर्ट टेनिस होता है, कोर्ट रेखा उसे 3 भागों में बांटती है। ये भाग हैं रेखा एक ओर, रेखा का एक ओर दूसरी ओर। आप एक ओर से दूसरी ओर बिना रेखा पार किए नहीं जा सकते हैं। आपके घर की परिसीमा जो घर को सड़क से अलग करती है, और आप परिसर के अंदर बाड़े की परिसीमा और परिसर से बाहर की बात करते हैं। इस प्रकार एक बंद आकृति में संबंधित 3 भाग होते हैं जो एक दूसरे को पृथक करते हैं। जैसे वक्र का अभ्यंतर अंदर का भाग, ये अंदर का भाग है, बिंदु ए जो दिया गया है। वक्र की परिसीमा, ये बी जो है परिसीमा पर है। वक्र का बहिर्भाग, बाहर का भाग, ये सी जो है वक्र से बाहर का भाग है। सम्मुखाकृति 4.12 वक्र के अभ्यंतर सी बाहर था और बी वक्र की परिसीमा पर स्थित है, जो कि पीछे दिखाया था। वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिलाकर एक वक्र का क्षेत्र कहा जाता है। जो आपके बंद वक्र खींचा है उसके 3 क्षेत्रों में दर्शाया गया है। इसके बाद अब बहुभुज देखते हैं। बहुभुज का मतलब बहुत भुजाएं। नीचे दी गई आकृतियां को देखिए। ये बहुभुज है, ये भी है, ये है, ये सभी बहुभुज हैं। लेकिन ये जो है ये एक वक्र की आकृति है। आएगा बहुभुज में ही। आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये बंद आकृतियां हैं? आप एक दूसरे के भिन्न प्रकार हैं। देखिए कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो केवल रेखाखंड से ही बनी होती हैं। ऐसी आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। अतः आकृति बहुभुज होती है जब हम एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो 10 अलग अलग आकृतियों के वाले बहुभुज बनाइए, इनको प्रयत्न कीजिए। उसके बाद भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण किसे कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। संलग्न आकृति 4.14 में देखिए। इसके बहुभुज के लिए कुछ कारण दीजिए। एक बहुभुज बनाने वाले रेखाखंड उनकी भुजाएं कहलाते हैं। ये जो होते हैं ये भुजाएं कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि कौन से किस क्रम में लेकर बहुभुज का नाम लिखिए। किसी एक इसका नाम, ये नाम ऐसे लिख दीजिए नाम, फिर ये लिख दीजिए, फिर ये लिख दीजिए। ऐसे बहुभुज का नाम लिखा जाता है। इसकी भुजाएं ए बी, बी सी, रेखा डी सी, रेखा डी ई तथा रेखा ई ए है। 2 भुजाएं जहाँ मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। 2 भुजाएं जो मिल रही हैं, जैसे रेखा ई ए और बी ई ए पर मिल रही है, तो ये इसका शीर्ष है। आगे देखिए, भुजा ए ई और ई डी बिंदु ई पर मिलती हैं, इसलिए ई बहुभुज ए बी सी डी ई का एक शीर्ष है। बी और सी अन्य 2 शीर्ष हैं। क्या आप बिंदुओं को मिलाने वाली भुजाओं के नाम लिख सकते हैं? कोई भी 2 भुजाएं, इनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज का आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। जैसे एक भुजा ये है और एक ये है, तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, ये भुजाएं एक दोनों भुजाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु ये है, इसलिए ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। जब भी गणित में कहीं आसन्न भुजाएं मिलेगा तो दोनों भुजाओं का एक अंत बिंदु होगा, तो नज़दीकी जो रहती हैं वही आसन्न भुजाएं रहती हैं। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। एक ये भुजा है, देखिए ये आसन्न भुजाएं कहलाई, और यहाँ एक बिंदु हो जाए तो इस दोनों के अंत बिंदु पर एक ये है तो एक ये है, तो ये आसन्न बिंदु कहलाएंगे। आसन्न शीर्ष, बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष
ई और डी आसन शीर्ष हैं जबकि ए डी आसन शीर्ष नहीं है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? उन शीर्षों को लीजिए जो आसन नहीं है। ऐसे शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को बहुभुज का विकर्ण कहते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, ये और ये आसन शीर्ष हैं, ये और ये आसन शीर्ष नहीं है। ये और ये भुजा आसन्न भुजाएं हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आसन्न भुजा नहीं है क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ अंतबिंदु नहीं है। उन शीर्षों को लीजिए जो आसन्न नहीं है। ऐसे शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। जैसे ए और डी आसन्न शीर्ष नहीं है, अगर इनको ऐसे मिलाएं तो ये जो भुजा है ये विकर्ण कहलाएगी। जब भी विकर्ण का नाम आएगा तो ये समझना है कि वो नज़दीकी वाले कोने से न मिला करके किसी ऐसे से शीर्ष से मिलाई है जो कि आसन्न शीर्ष नहीं है। आगे देखते हैं, बहुभुज तक हो गया। आगे रेखाखंड ए भी एक विकर्ण है। क्यों और क्यों नहीं, ये आप बता सकते हैं क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसमें प्रश्नावली दी गई है, कृपया लोग करने का प्रयत्न कीजिए। अब कोण के बारे में बताएंगे। कोण किसे कहते हैं? ये बहुत ही निचले स्तर से चल रहा है क्योंकि जब एक पौधा होता है तो वो छोटा ही होता है, फिर एक दिन वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो हम लोग शुरुआत बहुत ही निचले स्तर से कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे और एक दिन उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे। कोण के बारे में देखिए, जब कोने बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। अगर किसी चीज़ का कोना है तो जो कोना बनता है वो कोण बनाता है। आकृति इसमें देखिए, ये जो एपी रेखा है और एडी रेखा है, ये दोनों ए पर मिल रही हैं, तो ये जो बन रहा है ये कोण है। उभयनिष्ठ आरंभ बिंदु वाली दो किरणें एक कोण बनाती हैं। कोण बनाने वाली दोनों किरणें उनकी भुजाएं कहलाती हैं। ये इसकी भुजाएं दोनों। उभयनिष्ठ आरंभ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। ये जो है ये शीर्ष कहलाएगा। जैसे ये संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, ये शीर्ष है इसका, और इसको लिखेंगे तो कोण POQ जो कोण होता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। आगे देखिएगा, कोण को ऐसे लिखते हैं। कोण P का अर्थ है कोण APB, कोण APB ये वाला कोण, तो बीच में लिखा जाएगा। कोण CPB, कोण CPB ये हो गया। कोण APC ये हो गया। तो जो कोण का नाम आएगा वो अक्षर बीच में आता है। इन कोणों को देखिए, अभ्यंतर परिसीमा और बाह्य परिसीमा दर्शाई गई है। ये इसी के आधार पर ये प्रश्नावली है, इसको कृपया करने की कोशिश करें। इसके बाद देखते हैं त्रिभुज को। त्रिभुज एक 3 भुजाओं वाला बहुभुज है जो वास्तव में सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। बहुभुज जब भी शुरू होगा तो 2 भुजाएं अगर होंगी तो बहुभुज में नहीं आएगा। 3 भुजाएं से शुरू होता है तो सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है। संलग्न आकृति में दिए गए त्रिभुज को देखिए। हम त्रिभुज ABC के लिए सांकेतिक रूप में त्रिभुज ABC लिखते हैं। त्रिभुज ABC में कितनी भुजाएं और कितने कोण हैं। हम त्रिभुज की भुजाएं, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CA, ये भुजाएं दी गई हैं, इनको लिख सकते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इनके 3 कोण भी हैं। एक कोण ये है,
एक ये है, एक ये है, कोण है। इनको कोण BAC, BAC ये वाला कोण BCA, BCA ये वाला कोण, और कोण ABC ये वाला कोण। बिंदु ABC त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे, ये शीर्ष कहलाएंगे तीनों। आगे देखते हैं। एक बहुभुज होने के कारण एक त्रिभुज का एक बहिर्भाग और एक अभ्यंतर होता है, संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। ये अंदर का भाग है और ये बाहर का भाग है। प्रश्नावली करने का प्रयास करें। आप देखते हैं चतुर्भुज के 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। इसके अभ्यंतर भाग हैं, ये भाग बाहर है, ये ABCD इसके शीर्ष हैं। इसमें चतुर्भुज ये दर्शाया गया है। ये और ये वाली भुजा आसन्न भुजाएं हैं। ये वाला शीर्ष आसन्न कोण है, यही इसमें दर्शाया। उसके बाद प्रश्नावली करने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब देखते हैं व्रत के बारे में। आपने अपने पर्यावरण में अनेक वस्तुएं देखी होंगी जो गोल होती हैं, पहिया, चूड़ी, सिक्का इत्यादि, ये सब गोल होते हैं। वृत्त एक सरल बंद आकृति है जो एक बहुभुज नहीं है। इसके लिए कुछ विशिष्ट गुण हैं। एक चूड़ी या कोई और गोल वस्तु को कागज पर रखिए और उसके चारों ओर पेंसिल घुमाकर एक वृत्ताकार आकृति बनाइए। ये जैसे ये कागज पर वृत्ताकार आकृति बनाई गई है। और उसके बाद आप देखेंगे, स्वाभाविक है कि वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र के बराबर समान दूरी पर होता है। अगर कोई वृत्त खींचे और उसकी परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को देखें तो वह एक केंद्र होगा। जैसे C है, इसमें दर्शाया गया है। C से A की दूरी या P की दूरी या B की दूरी या M की दूरी बराबर होगी। अब वृत्त के भाग देखते हैं, वृत्त के कौन कौन से भाग हैं। आकृति C, केंद्र C वाला एक वृत्त है, ये केंद्र है C। APBM वृत्त पर स्थित कुछ बिंदु हैं, आप ऐसे देख रहे हैं, तो ये सभी बराबर भुजाएं हैं। प्रत्येक रेखाखंड CA, रेखाखंड CB, रेखाखंड CP तथा CM वृत्त की एक त्रिज्या है। ये जो हैं सब त्रिज्याएं कहलाती हैं। और अगर जैसे P और C वृत्त की त्रिज्या है और CM वृत्त की त्रिज्या है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये वृत्त के व्यास कहलाएगी। P और M वृत्त का व्यास कहलाएगा, जो कि सबसे बड़ी जीवा होती है। इसको जीवा भी कह सकते हैं। वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। अगर ये भी जीवा है, जैसे ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास मानी जाती है। आगे देखिए, इस प्रकार रेखा BP वृत्त की एक जीवा है। क्या PM भी वृत्त की जीवा है? तो वो भी PM भी वृत्त की जीवा है, जो कि व्यास है। वृत्त के एक भाग को उसका चाप कहते हैं। चाप जैसे परिधि पर जो खींचा जाता है, ये P और Q चाप है। यदि P और Q वृत्त पर स्थित बिंदु हैं तो आपके चाप PQ प्राप्त होगा, और इसे हमेशा PQ लिख करके ऐसे करके संकेत लगाते हैं। ये चाप का संकेत है, इसे पता चलता है ये परिधि पर स्थित है। किसी बंद वृत्त की ही तरह आप एक वृत्त के अभ्यंतर बहिर्भाग के बारे में सोच सकते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं के संगत चाप से मिलकर बना होता है त्रिज्यखंड कहलाता है। वो त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे ये दर्शाया गया, ये जो है ये त्रिज्यखंड है। एक चाप और दो वृत्त की
त्रिज्याओं से मिलकर बना है, ये त्रिज्यखंड है। एक ही वृत्त की एक ही जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र उस भाग का वृत्तखंड कहलाता है। अगर एक त्रिज्या से, जैसे ये वृत्तखंड है, एक ही जीवा से घिरा भाग है तो ये वृत्तखंड है। और अगर त्रिज्या और दो जीवाओं से घिरा है, अगर वो दो त्रिज्याओं से घिरा है तो ये त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में ध्यान रखेंगे। क्या होता है, जब भी वृत्ताकार वस्तु लीजिए, एक धागा लीजिए और उस पर वस्तु का अनुदेश कीजिए, तो इस प्रकार इन्हें भी कीजिए, इस प्रकार करने की कोशिश करिए। ये प्रश्नावली है। हमने क्या क्या चर्चा की उसको देखते हैं। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है, इसे सामान्य अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं। दो बिंदु को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड दर्शाता है, और इसे ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को ए पर ये बार लगाकर दर्शाते हैं, तो रेखाखंड का नाम है। जब एक रेखाखंड को ए बी के दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो वो रेखा कहलाती है। इसे ए बी लिख करके ऐसे दर्शा दिया जाता है कि इसका कोई अंत नहीं है। इन्हें कभी भी एल जो अक्षर होता है इससे भी व्यक्त किया जाता है। दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती या काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं। किरण रेखा एक भाग होता है जो एक बिंदु से आरंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। दोबारा देखें, रेखाखंड का एक भाग जो एक बिंदु से आरंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। कागज से बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति को हम वक्र कहते हैं, चाहे वो सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, उसको हम लोग वक्र कह सकते हैं। यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र कहलाता है। एक वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों बंद वक्र, अन्यथा उसे खुला वक्र कहते हैं। रेखाखंड से बनी आकृति एक बहुभुज कहलाती है। बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाते हैं। जब दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। जब दो भुजाएं जहाँ मिलती हैं वह बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है को मिलाने वाले रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।